ऐसे ही का तमाम ये कंबोज माल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका हमारे प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 का एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी खबरों को शामिल किया है हमारी टीम ने इस शो के लिए। पहली खबर होगी मॉनसून से जुड़ी। क्या है मॉनसून का ताजा हाल, इसकी रोशनी में खरीफ फसलों की बुआई का भी आंकड़ा देखेंगे, वहां क्या कुछ चल रहा है। इसके बाद टाटा मोटर्स और ईपीएफओ के बीच क्यों हुई तनातनी, क्या पूरा मामला है। टाटा मोटर्स और ईपीएफओ आमने सामने हैं, कर्मचारियों के पीएफ को लेकर मुद्दा है। क्या मुद्दा है, क्या इसका असर होगा, ये सब कुछ समझेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड पर निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। कौन सी स्कीमों में सबसे ज्यादा निवेशक पैसा लगा रहे हैं, ये जानेंगे समझेंगे। इसके बाद दिन की बड़ी खबरें, क्या जीएसटी के दायरे में आएगा पेट्रोल डीजल। जी हां, रोड मैप सरकार ने देना शुरू किया है, कहीं कहीं बातें उठना शुरू हुई हैं। क्या कुछ तैयारी है, ये समझेंगे। होम स्टे वालों को लगी सरकार की नजर। जी हां, इनका कारोबार जैसा चलता फलता फूलता था, इनके मुनाफे पर, इनके कारोबार पर सरकार की नजर पहुंची है। क्या कुछ है यहां पर, ये जानेंगे। और फिर तो बदल जाएगा सीमेंट बाजार का चेहरा। एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है सीमेंट बाजार में, जिसके बाद सीमेंट का पूरा बाजार 2-3 बड़ी कंपनियों के हाथों में आ जाएगा। क्या कुछ असर होगा इस डील का, कैसे पूरे सीमेंट बाजार का चेहरा बदलेगा इस डील के बाद, ये भी समझेंगे दिन की एक और बड़ी खबर में। मध्य और दक्षिण भारत में हो रही भारी बरसात की वजह से पूरे देश में सामान्य के मुकाबले ज़्यादा बारिश हो गई है, लेकिन उत्तर भारत के कई राज्यों में अब भी भारी कमी है। खासकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बरसात की भारी कमी है। उधर उत्तर में पूर्व और झारखंड में भी औसत के मुकाबले कम बरसात दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक कुल 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर सामान्य के मुकाबले कम बरसात हुई है। अब तक बीते मानसून सीजन के दौरान देश भर में औसतन 430.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्य तौर पर 418.9 मिलीमीटर बरसात होती है। सर, क्या ताज़ा परिस्थिति बनती दिख रही है अब आपको मानसून की? मानसून का जुलाई का मिजाज थोड़ा बेहतर है, लेकिन नुकसान जो पहले हो चुका है उसकी भरपाई होती नहीं दिखाई दी है। 23 जुलाई से 28 जुलाई का समय पहली बार ऐसा रहा है जब लगातार पूरे भारत में सामान्य से अधिक बारिश हुई और अब औसतन 2.7% के आसपास बारिश सामान्य के और सामान्य से अधिक प्लस में दिखाई दे रही है। नहीं तो 21 जून से लेकर 5 जुलाई तक और 10 से लेकर 22 जुलाई के बीच का स्पेल जो पूरा था, उस स्पेल में सामान्य से कम बारिश हुई थी। तो मोटी तस्वीर सामान्यतः दिख रही, लेकिन 10 राज्यों में अभी भी रेन डिफिशिएंट है और वो राज्य उत्तर के हैं और उत्तर पश्चिम के राज्य हैं, और इन्हीं राज्यों पर सारा दारोमदार खेती का है, जो हम आपको लगातार बताते चले आ रहे हैं। तो मानसून बरस तो रहा है, अलग अलग जगह बरस रहा है और कई जगह सामान्य से अधिक बरस रहा है, पर उन क्षेत्रों में अभी भी बारिश रिवाइव होती नहीं दिखाई दे रही है जहां पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और इसलिए हम अगली खबर में आपको बताएंगे कि इसका असर, जिसकी आशंका थी, जिसकी चर्चा हम पिछले 2 हफ्तों से कर रहे थे, अब इस कमज़ोर या बिखरे हुए मानसून का, असंगत मानसून का असर कहीं ना कहीं इसकी छाया खरीफ की बुवाई पर दिखने लगी है। देश में मानसून की स्थिति में हुए सुधार के साथ खरीफ फसलों की खेती तेजी से आगे बढ़ रही है। कृषि विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 16 जुलाई तक देश भर में 812 लाख हेक्टेयर में खरीफ की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 794 लाख हेक्टेयर में फसल लग पाई थी। कपास को छोड़कर अधिकतर खरीफ फसलों की खेती पिछले साल से आगे चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस साल किसानों ने दलहन और तिलहन की खेती पर ज़्यादा ध्यान दिया है। सर, भीतर से इन आंकड़ों को पढ़ें तो क्या तस्वीर उभरती है? अंदर से आंकड़ों की तस्वीर थोड़ी चुनौतीपूर्ण लग रही है। पूरी खरीफ की बुवाई पिछले साल से केवल 2% ज़्यादा है। औसतन अगर आप माने तो 2% का रकबा बढ़ा है। कॉटन के रकबे में 7% की कमी आई है, उसमें गिरावट आई है, और जो धान का रकबा है वो लगभग पिछले साल के बराबर है। तो अगर आप मोटी तस्वीर देखें तो खरीफ की बुवाई ठीक चल रही है, पर खरीफ की बुवाई बहुत अच्छी नहीं चल रही है, ये तस्वीर बता रही है। और चूंकि हम पहले से ही फूड ग्रेन के डेफिसिट में हैं, पिछले 1 साल से 2 साल से भारत में अनाजों की महंगाई बनी हुई है, तो खरीफ की बुवाई की ताज़ी तस्वीर महंगाई को लेकर थोड़ी चुनौती पैदा करती है, क्योंकि केवल 2% के आसपास रकबा पैडी का बढ़ा है, जो सामान्य रूप से है, और बाकी खरीफ की बुवाई सामान्य है। अगर ये मानसून में कि जो 10 राज्य हैं जिनमें बारिश की कमी दिख रही है, ये और ज़्यादा बढ़ती और यहाँ मानसून रिवाइव नहीं होता है, तो ओवरऑल खरीफ के उत्पादन में ऐसा हो सकता है कि पिछले साल के मुकाबले कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी ना नजर आए।
सरकारी बैंकों को सेबी के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों को पूरा करने के लिए 2 साल का अतिरिक्त समय मिल सकता है। खबर यह है, फिलहाल 12 सरकारी बैंकों में से 5 ने एमपीएस मापदंडों का अनुपालन नहीं किया है। इनमें सरकार की हिस्सेदारी 75% से अधिक है। सेबी के मुताबिक सभी लिस्टेड कंपनियों को 25% मिनिमम पब्लिक होल्डिंग शेयर रखना आवश्यक है। सेबी ने इस नियम को पूरा करने के लिए सरकारी बैंकों को अगस्त 2024 तक की डेडलाइन दी थी, लेकिन अब इसको ये समाप्त होने वाली है, तो ऐसा लग रहा है कि इसको आगे भी सरकार बढ़ा सकती है। क्या सर सरकार ऐसा करेगी? पूरी संभावना है, और 24 अगस्त तक तो पूरी होनी नहीं है, तो वो तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अगस्त तक इतने बैंकों में सरकार अपनी हिस्सेदारी घटा नहीं सकती, बेच नहीं सकती। वो बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईओबी, यूको बैंक, और ये 5 बैंकों में ये 3 महत्वपूर्ण बैंक शामिल हैं। चुनौती ये है कि सरकार, इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी शामिल है। इन 5 बैंकों में सरकार लगातार कोशिश के बाद भी पिछले 2 साल से विनिवेश नहीं कर पाई और ना इसकी हिस्सेदारी बेच पाई है। और अभी ऐसा लग रहा है कि समय सीमा के पूरे होने के बाद सरकार को कम से कम 2 साल लगेंगे। ये फिनेंशियल ईयर की तैयारी शुरू हो गई है और ये साल खत्म होने तक सरकार शायद एक आध बैंक में कुछ थोड़ी हिस्सेदारी बेच पाए, 2 साल लगेंगे। और इसलिए एक्सेप्शन, ये अपवाद सेबी को करना पड़ेगा। इस अपवाद नियम के तहत इन बैंकों को फिलहाल 75% वाली जो पब्लिक होल्डिंग की सीमा है उससे बाहर रखा जाएगा। आपको बता दें कि इन बैंकों में सरकार की होल्डिंग कितनी है। पंजाब एंड सिंध बैंक में सरकार की होल्डिंग करीब 98.25% है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक में 96% से ऊपर है। यूको बैंक में 95% से ऊपर है। सेंट्रल बैंक में भी 93% है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 86% है। ये पूरी तरह सरकार के नियंत्रण वाले बैंक है और सेबी काफ़ी सख्ती के साथ वित्तीय बाजार में ये शर्त लागू कर रही है कि 75% से अधिक हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। पर एक बार फिर इन बैंकों को मोहलत मिलेगी। कम डिपॉजिट की ग्रोथ की वजह से कर्ज की मांग को पूरा करने के लिए बैंकों में बाजार से पैसा जुटाने का चलन बढ़ा है और इस बढ़ते चलन की वजह से बैंकों में जितना डिपॉजिट आ रहा है उसके मुकाबले उनकी उधारी ज़्यादा हो रही है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई की शुरुआत में बैंकों ने बाजार से 1,19,000 करोड़ रुपए का कर्ज उठाया और इस दौरान उनके पास जमा के तौर पर 1.02 लाख करोड़ रुपए ही जमा हुए। सर, कितना चौंकाने वाला आंकड़ा है या ये आंकड़ा क्या बता रहा है आरबीआई? बेहद चौंकाने वाली तस्वीर है। और आपको याद होगा कि बजट के बाद वित्त मंत्री ने बैंकों से कहा था कि डिपॉजिट के नए तरीके अपनाएं। आरबीआई इस बात की कोशिश कर रहा है। इस आंकड़े को और भीतर से खोलकर समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आप समझें कि बैंकों के अंदर दबाव किस तरीके का बनता दिखाई दे रहा है। आरबीआई ने बताया कि जो बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो ईयर ऑन ईयर जुलाई में करीब 14% थी, जबकि डिपॉजिट ग्रोथ रेट केवल 11.3% थी। तो बैंकों का कर्ज उनके जमा से ज़्यादा तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, यानी जिनके पास पूंजी आ रही है और जो पूंजी दे रहे हैं वो उसमें काफ़ी फ़र्क है। महत्वपूर्ण डेटा ये है कि आरबीआई ने ये बताया है कि पिछले पखवाड़े के दौरान, 12 जुलाई तक के पखवाड़े के दौरान, शुभम, कस्टमर्स ने 2.1 लाख करोड़ रुपए सेविंग्स और करंट अकाउंट से मूव कर दिए हैं बाहर। एक पखवाड़े में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि बैंकों से निकल रही है जमा से, और वो कहीं दूसरी जगह जा रही है। बैंकों के जो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स हैं, जो बकाया जो डिपॉजिट्स हैं, वो पिछले फोरनाइट में करीब 1 लाख करोड़ रुपए कम हो गए हैं। और ये बिल्कुल ताज़ी पल्स रिपोर्ट है, जिससे ये दिख रहा है कि बैंकों को लंबे समय तक एक तो ब्याज दरें ऊँची रखनी पड़ेंगी डिपॉजिट्स पर, इसके अलावा तो कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि आप जबरन तो बैंकों में डिपॉजिट नहीं करा सकते। उन्हें उम्मीद थी कि बजट में शायद डिपॉजिट्स को कुछ टैक्स छूट मिलेगी, वो नहीं मिली है। और इसके अलावा हो सकता है उन्हें आने वाले समय में कर्ज बांटने की रफ्तार को धीमा करना पड़े, क्योंकि उनके क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बुरी तरह बिगड़ चुके होंगे। हालांकि बैंक क्रेडिट में भी थोड़ा डिक्लाइन दिखने लगा है वो शायद इसी बढ़ते डिपॉजिट्स का असर है। फिलहाल भारतीय बैंकिंग के हाल फिलहाल के दशकों के इतिहास में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को लेकर इतनी गंभीर परिस्थिति पहली बार देखी गई है। कर्मचारियों के पेंशन फंड की रकम को ईपीएफओ में ट्रांसफर करने पर टाटा मोटर्स और ईपीएफओ के बीच कानूनी विवाद छिड़ गया है। टाटा मोटर्स उन कुछ चुनिंदा कंपनियों में शामिल है जिनके पास खुद का एग्जेम्प्टेड पेंशन फंड है, लेकिन अब कंपनी अपना एग्जेम्प्टेड स्टेटस सरेंडर करके कर्मचारियों का पेंशन फंड ईपीएफओ में जमा कराना चाहती है। दिक्कत क्या है सर, विवाद क्या है ये? विवाद इस बात का है कि टाटा मोटर्स अपने एग्जेम्प्टेड पेंशन फंड से अलग होना चाहती है और ईपीएफओ को ये पैसा देना चाहती है। लेकिन जो एग्जम्पशन स्टेटस सरेंडर करने की बात है, उस पर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड तैयार नहीं हो रहा है। और इस फंड के बंटवारे को लेकर कि जो पैसा ईपीएफओ के अलावा उसके फंड में पड़ा हुआ है, इसे ट्रांसफ़र करने को लेकर
कानूनी विवाद शुरू हो गया है टाटा समूह और ईपीएफओ के बीच में। सरकार की तरफ से भी इसमें दखल नहीं दिया गया है, लेकिन ये जो कॉर्पस ट्रांसफर किया जाएगा, ईपीएफओ इसके मौजूदा व्यवस्था से सहमत नहीं है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ने भारत और ताइवान की उस याचिका को मंजूर कर लिया है जिसमें IT प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी के विवाद पर फैसला अक्टूबर तक टालने की मांग की गई थी। फिलहाल भारत और ताइवान दोनों मिलकर इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं और मामले को WTO के बाहर सेटल करने पर विचार कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत और ताइवान ने फैसले को टालने की जो अक्टूबर तक की टालने की याचिका थी वो दाखिल की थी। सर, विवाद क्या है ये पूरा? विवाद ये था, सितंबर 2019 में ताइवान ने WTO में एक शिकायत की थी या एक अपील डाली थी कि भारत बहुत सारे IT प्रोडक्ट्स पर ऊंची ड्यूटी लगा रहा है जो WTO नियमों के अनुसार उचित नहीं है। भारत ने इसको कॉन्टेस्ट किया था। इसके बाद फिर सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने भी इस पूरे विवाद को ताइवान के विवाद के साथ अपनी सहमति जाहिर की थी और उसको ताइवान की अर्जी के साथ खुद को भी जोड़ लिया था। और इससे भारत में जो ऊंची IT इंपोर्ट दर है या इंपोर्ट ड्यूटी है उसको लेकर विवाद खड़ा हुआ था। अब ऐसा लग रहा है कि ये जो डिस्प्यूट है इसमें खासतौर से जो टेलीफोन, हैंडसेट और मोबाइल फ़ोन शामिल हैं उन पर लगाई गई ड्यूटी और कंपोनेंट पर लगाई गई ड्यूटी है। आपको याद होगा पिछले साल सरकार ने इस पर सख्ती भी की थी, कुछ लाइसेंस परमिट जैसे लाने की बात थी, फिर उसे विड्रॉ किया गया था। अब भारत और ताइवान इसे WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म से बाहर निकलकर इसे हल करने पर सहमत हो गए हैं। सूत्र इसके पीछे ये है कि सरकार ने अभी हाल के बजट में ही कस्टम ड्यूटी भी कम की है मोबाइल फ़ोन के इंपोर्ट्स पर और पुर्जों पर, जिससे भी शायद संकेत दिया गया है इन सारे देशों को जिन्होंने भारत की इंपोर्ट ड्यूटी सिस्टम के खिलाफ WTO में अपील की याचिका दाखिल करके रखी है कि सरकार अपनी ड्यूटीज़ में कमी करने की तैयारी कर रही है। तो ये विवाद काफ़ी बड़ा और लंबा विवाद था और दुनिया में कई सारे देश इसमें शामिल थे, तो इस पर सबकी निगाहें रहेंगी कि भारत और ताइवान बाहर इसको आउट ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म से किस तरह से समायोजित करते हैं, सेटल करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश जून 2024 में समाप्त तिमाही में 5 गुना होकर 94,151 करोड़ रुपए हो गया है। एक साल पहले समान तिमाही में यह आंकड़ा सिर्फ 18,358 करोड़ रुपए था। बाजार में लगातार तेजी की वजह से, सरकार की अनुकूल नीतियों की वजह से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और यही कारण है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड का आकर्षण बरकरार है। सर, इक्विटी में भी कौन सी कैटेगरी ऐसी हैं जो निवेशकों की पहली पसंद है? इक्विटी म्यूचुअल फंड का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। आप स्पष्ट रूप से अगर म्यूचुअल फंड के पूरे AUM के कलेक्शन को पिछले एक तिमाही में देखें तो आपको दिखाई देगा कि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स ने डेट म्यूचुअल फंड को किनारे रखकर इक्विटी में पैसा लगाया है। भारतीय शेयर बाजार ने करीब 11-12% का रिटर्न भी दिया है, इसलिए म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न थोड़े से ज़्यादा अच्छे हैं। पर असली कहानी इसके भीतर है जो आंकड़े एमफी देता है। एमफी के आंकड़े के हिसाब से भारत में सबसे ज़्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड की पूरी बास्केट में, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड के दायरे में कई तरीके के फंड आते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा इस तिमाही में थीमेटिक फंड्स में लगा है। और अब थीमेटिक फंड को लेकर तमाम चर्चाएं भी होने लगी हैं कि कितने उचित हैं, कितने सही हैं, इनमें कितना निवेश जरूरी है। लेकिन थीमेटिक फंड पिछली तिमाही की फैंसी थे, नई फैंसी थे और कई सारे बड़े थीमेटिक फंड आए, NFO आए, जिनमें बड़ी राशि इकट्ठी हुई। यानी निवेशक अब जनरल कैटेगरी के, जनरल लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप जैसे फंड से निकलकर खास थीम के फंड्स में, पावर, टेक्नोलॉजी इन फंड में पैसा डाल रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो मल्टी कैप फंड का है। थीमेटिक फंड में करीब 46,731 करोड़ रुपए जमा हुए, जो इसके बाद की कैटेगरी से करीब 4 गुना ज़्यादा है। मल्टी कैप फंड्स इसके बाद दूसरी कैटेगरी थी जिनमें 10,777 करोड़ रुपए जमा किए निवेशकों ने। तो दूसरा हिस्सा था जहां मल्टी कैप वाले फंड्स एक साथ बनते हैं, स्मॉल मिड कैप और लार्ज कैप के स्टॉक्स में एक साथ निवेश किया जाता है। फ्लेक्सी कैप इसके बाद तीसरा हिस्सा था जिसमें 8,000 करोड़ रुपए का निवेश आया। बेहद दिलचस्प बात यह है शुभम इस पूरे में कि पिछली तिमाही में लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स में केवल 7,948 करोड़ रुपए का निवेश आया, जबकि आमतौर पर हम अपनी सामान्य समझ से या जानकारी से समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर निवेश लार्ज कैप और मिड कैप में आता है क्योंकि वहाँ सस्टेन्ड रिटर्न दिखाई देते हैं। तो बाजार की दृष्टि से अगर आप देखें तो बाजार में लार्ज कैप और मिड कैप में निवेश के स्टॉक्स के में हमने पिछले 3-4 महीनों में बड़ी तेजी देखी, लेकिन पिछले क्वार्टर में इन फंड्स में पैसा कम आया। स्मॉल कैप में इससे भी कम आया और मिड कैप में उसके बाद भी और कम आया। तो एक तरह से सेबी ने जो कोशिश भी की थी ना पिछले 1.5 महीने के दौरान कि स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में बबल बन रहा है, उसका भी कुछ असर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो पूरी किटी थी, ये जो पूरी पाई थी, उसका सबसे बड़ा टुकड़ा ले गए नए फ्लेक्सी कैप फंड्स जो मौजूद भी थे और जिनके NFO भी आए। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ।
पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की शुरुआत कच्चे तेल के साथ हो सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी व्यवस्था में लाने का रोडमैप कच्चे तेल से शुरू हो सकता है, क्योंकि इससे पूरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई चेन को इंटीग्रेट करने में मदद मिलेगी। सर, पहली बात तो ये कितना आसान होगा पेट्रोल डीजल, बहुत पुरानी बहस है, उसको जीएसटी के दायरे में लाना, और क्या रोडमैप होगा? हम लोगों ने बजट की चर्चा के दौरान बताया था कि अगले साल की, यानी अगले वित्त वर्ष की, बल्कि इस वित्त वर्ष के अंत के बाद भारतीय बाजार में सबसे बड़ी खबर जीएसटी होने वाला है, क्योंकि जीएसटी के ढांचे में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं, जिनका संकेत वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में भी दिया था, ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव को लेकर, और उसी में जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाए जाने की बात है। पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। राजस्व सचिव ने जो संकेत दिया है, जो रोडमैप बताया, उस रोडमैप को समझना हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले क्रूड ऑयल को इसके दायरे में लाया जाएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल कच्चा माल है और वो रिफाइनरीज के फीड स्टॉक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो एक कमोडिटी उसे आसानी से जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। इससे जो पूरी सप्लाई चेन है, उस सप्लाई चेन को हिलाए बिना, उसको उसमें कोई बाधा डाले बिना, इस प्रोडक्ट को जीएसटी में के दायरे में लाकर इसकी एक व्यवस्था तय की जा सकती है। और इस पर लगने वाली ड्यूटी बाद में बाकी उत्पादों पर ड्यूटी को प्रभावित करेगी, क्योंकि कच्चा तेल मुख्य रूप से मुख्य कच्चा माल है। अगर ये 28% की कैटेगरी में आता है या उससे किसी दूसरी कैटेगरी में आता है, स्पेशल कैटेगरी बनाई जाती है, ये बात देखने वाली होगी, लेकिन यहां से फिर पेट्रोल डीजल और बाकी चीजों पर टैक्स की दर तय होगी। दूसरा जो हिस्सा है इस रोड मैप में, वो नेचुरल गैस होगा। नेचुरल गैस को भी ठीक इसी तरह से जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है, लेकिन सीएनजी को दायरे में लाने पर मुश्किल है, क्योंकि सीएनजी पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग दरों पर से टैक्स लगाया जाता है और सीएनजी भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो नेचुरल गैस एक बड़ा फीड है, एक इम्पॉर्टेंट कच्चा माल है, पावर सेक्टर के लिए भी, ट्रांसपोर्ट के लिए भी और फर्टिलाइजर्स के लिए भी। तो इन तीनों के लिए इसको भी दायरे में लाया जा सकता है। पेट्रोल डीजल को लाने की प्रक्रिया इसके और आगे लंबी हो सकती है, लेकिन शुरुआत हो सकती है। और पेट्रोल डीजल पर टैक्स का ढांचा कैसे तय होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लिए जाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में सरकार ने अभी अपनी तरफ से या जीएसटी कमेटी ने अपनी तरफ से कोई सिफारिश नहीं की है। विदेश जाने के लिए टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट को अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव पर सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि ये प्रस्ताव सभी के लिए नहीं है। नया प्रस्ताव केवल वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपियों या किसी बड़े कर्जदार के लिए है। केवल इन्हीं लोगों को इस तरह की मंजूरी लेनी होगी। सर, ये सफाई क्यों देनी पड़ी सरकार को? इसलिए सफाई देनी पड़ी क्योंकि ऐसा लग रहा था बजट के भाषण से कि अगर जो आदमी विदेश यात्रा करने जा रहा है उसे अपने टैक्स के बारे में, अपनी विदेश में पैसे के भुगतान के बारे में अपनी जानकारी सरकार से बांटनी होगी। और एक तरीके से ये शर्त जैसी महसूस की जा रही थी कि क्या विदेश जाने से पहले इस तरीके की कोई टैक्स की मंजूरी ली जानी चाहिए, लेकिन और इस पर काफ़ी सवाल भी पूछे गए थे। तो सरकार का कहना है कि जो भारत में सभी लोगों को, सभी नागरिकों को टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। जो सेक्शन 230 है इनकम टैक्स एक्ट का, वो सभी लोगों पर के टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट की व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। कुछ खास लोग होंगे जिन लोगों पर डाउट है या जिनके कारोबार इस तरीके के हैं, उन्हें इस तरीके के सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। तो अगर आप किसी इस बात को लेकर चिंतित हैं, आपके दिमाग में है कि आपको टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये ब्लैक मनी एक्ट का मामला है जो कि 2015 में आया था और उसमें इस प्रावधान को जोड़ा गया है। तो जिन पर काला धन रखने का, लाने ले जाने का शक है, उन्हें इस व्यवस्था के तहत टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत होगी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से होने वाली कमाई को लेकर टैक्स कानूनों में प्रस्तावित बदलाव का असर होम स्टे चलाने वाले लोगों पर हो सकता है। बजट में सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि होम स्टे से होने वाली कमाई को हाउस प्रॉपर्टी के तौर पर घोषित करना होगा, ना कि बिजनेस इनकम के तौर पर। अभी तक होम स्टे चलाने वाले अधिकतर लोग इस कमाई को बिजनेस इनकम के तौर पर दिखाते थे। सर, क्या असर होगा इस बदलाव का? यह भी बड़ा बदलाव है। होम स्टे जैसी प्रक्रियाओं में किराया लेने वाले और इस तरीके का पैसा लेने वाले लोग इसे बिजनेस के तौर पर डील करते थे, पर सरकार ने अब नई व्यवस्था में इसको हाउस प्रॉपर्टी का हिस्सा मान लिया है। और ये जो प्रावधान है ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, क्योंकि ये देर अभी वित्त विधेयक में आया, तो अगले साल से लागू होने वाला प्रावधान है। ये उन सारे लोगों को बहुत प्रभावित करेगा जो एयरबीएनबी टाइप की कंपनियों के साथ अपने होम स्टे को ऑफर करते थे और जहां पर लोग जाकर रुकते थे। अब उन्हें वो डिडक्शंस की बिजनेस इनकम के तौर पर डिडक्शन की सुविधा नहीं मिलेगी। पिछले वर्षों में भारत में होम स्टे का एक बड़ा बाजार निकला है, जिसमें बहुत सारे लोग एयरबीएनबी जैसे पोर्टल्स के जरिए अपने घरों के एक हिस्से को होम स्टे के तौर पर ऑफर करते हैं, और अब ये बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी इनकम के दायरे में आ गया है।
देश की सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट दक्षिण भारत की सीमेंट कंपनी इंडिया सीमेंट में करीब 33% हिस्सा खरीदने जा रही है। इंडिया सीमेंट के प्रमोटर्स एन श्रीनिवास अपना पूरा हिस्सा अल्ट्राटेक सीमेंट को बेचने जा रहे हैं। इससे पहले जून में भी अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडिया सीमेंट में करीब 23% हिस्सेदारी खरीदी थी और कंपनी में अब अल्ट्राटेक सीमेंट की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 55% से ज़्यादा होने जा रही है। इस डील के साथ भारतीय सीमेंट बाजार में दो ही बड़े प्लेयर रहने की संभावना है। अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद अदानी सीमेंट देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। सर, किस तरह बदलेगा फिर ये सीमेंट का पूरा बाजार? आप सबको याद होगा कि बजट से ठीक पहले हम लोगों ने एक इकोनॉमिकम में बात की थी और हमने आपको बताया था कि भारतीय बाजार में कैसे मोनोपोली और डुओपोली उभर रही हैं और जिसमें हमने सीमेंट का जिक्र किया था। और देखिए, एक सप्ताह के भीतर भारतीय बाजार में एक और बड़ा सीमेंट बाजार में बड़ा बदलाव हुआ। अल्ट्राटेक जो पहले ही बाजार की सबसे बड़ी कंपनी है, उसने इंडिया सीमेंट के बारे में आप जानते होंगे, चेन्नई सुपर किंग के माध्यम से इस कंपनी का अधिग्रहण करने की तैयारी की है। और उसके बाद अल्ट्राटेक और इंडिया सीमेंट मिलाकर भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी हो जाएंगे। अडानी समूह के हाल के अधिग्रहणों के बावजूद सबसे बड़ी क्षमता बिरला की अल्ट्राटेक के पास होगी, जिसने जेपी सीमेंट का भी हाल में अधिग्रहण किया था। और इसके बाद भारतीय सीमेंट बाजार अब एक किस्म से डुओपोली की स्थिति में चला गया है। अंबुजा सीमेंट, अंबुजा एसीसी अडानी का एक समूह है और दूसरा समूह अब बिरला की अल्ट्राटेक का है। इधर अडानी ग्रुप ने हाल में हमें दक्षिण भारत के बाजार के लिए अपने पैर पसारने की कोशिश की थी। आपको याद होगा, सांघी का टेक ओवर हुआ था, फिर माई होम की सीमेंट की ग्राइंडिंग यूनिट थी, फिर पेन्ना का टेक ओवर हुआ था। इन सब के बीच अल्ट्राटेक ने एक बड़ी डील कर ली और इंडिया सीमेंट का अधिग्रहण कर लिया। इंडिया सीमेंट दक्षिण भारत के बाजार की बड़ी कंपनी है। दक्षिण भारत के सीमेंट बाजार में करीब एक दर्जन से ज़्यादा, बल्कि एक दर्जन से ज़्यादा छोटी कंपनियां हैं जो अपना सीमेंट बेचती हैं अलग अलग बाज़ारों में। आपको पता होगा कि सीमेंट लोकलाइज्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि इसमें लाने ले जाने की लागत काफ़ी होती है, इसलिए आसपास के बाज़ारों में ही इसे बेचा जाता है। अब यहाँ से भारत के सीमेंट बाज़ार में अधिग्रहणों का एक और दौर शुरू होगा। इस बात की संभावना बनती दिख रही है कि अडानी समूह सीमेंट बाज़ार में बढ़त लेने के लिए कुछ और अधिग्रहण करने के लिए आगे आएगा और कुछ छोटी कंपनियों पर निशाना होगा। लेकिन अब बाज़ार में रेगुलेटर्स की जिम्मेदारी यहाँ से बढ़ जाती है, क्योंकि सीमेंट कंपनियाँ पहले भी कार्टेल के लिए कुख्यात रही हैं। आपको याद है, इससे पहले भी कंपटीशन कमीशन ने सीमेंट कंपनियों पर कार्टेल के लिए जुर्माने लगाए थे। तब तो कार्टेल थे, अब डुओपोली हमारे सामने बाजार में आ गई है। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। बिजली उत्पादन में प्राइवेट सेक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश में स्थापित कुल 446 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता में से 52% से अधिक हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर के पास है। देश में अधिकांश रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट भी प्राइवेट सेक्टर डेवलपर्स की तरफ से स्थापित किए जा रहे हैं। कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से 248 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टैक्स नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस वित्त वर्ष 2021 में हुई मनी ट्रांसफ़र से जुड़ा हुआ है। एफएमसीजी कंपनी ने कहा है कि वह इस टैक्स डिमांड नोटिस को अपीलीट ट्रिब्यूनल में चुनौती देगी। फर्स्ट क्राई इस हफ्ते आईपीओ को लेकर फिर से दस्तावेज जमा कर सकती है। ताज़ा फंडिंग राउंड में फर्स्ट क्राई ने $2.8 अरब के वैल्यूएशन पर धन जुटाया है। फर्स्ट क्राई ने दिसंबर 2023 में दस्तावेज जमा किए थे, लेकिन सेबी ने इस पर अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा था। इलेक्ट्रिक टू व्हीकल कंपनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का आईपीओ 2 अगस्त को खुलेगा। आईपीओ से मिलने वाली राशि में से एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल सेल निर्माण संयंत्र की क्षमता विस्तार और R&D पर किया जाएगा। कंपनी आईपीओ के तहत 5500 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी। इसके अलावा प्रमोटर्स और मौजूदा निवेशक की तरफ से ऑफर फॉर सेल की पेशकश भी की जाएगी। सर, कोई टिप्पणी आपकी? दो महत्वपूर्ण खबर। एक खबर और झटपट के तौर पर कि भारतीय रुपए पर लगातार दबाव बना हुआ है। बजट के बाद से रुपया तेजी से गिर रहा है और जब ताजे आंकलन आ रहे हैं कि डॉलर की कीमत 84 रुपए तक जा सकती है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि रुपए पर दबाव तेज है और अंतर्राष्ट्रीय करेंसी मार्केट्स में तेज उतार चढ़ाव हो रहे हैं, तो रुपए की कीमत पर आप निगाह रखिए, क्योंकि यदि आप विदेश में खर्च करते हैं या कारोबार करते हैं। जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर झटपट में आपको मिली, वो भारत की पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी में अब आधे से ज़्यादा हिस्सा निजी कंपनियों का हो गया और ये खासी महत्वपूर्ण खबर है और इस बदलाव को हमें करीब से समझना होगा। निजी कंपनियों का हिस्सा बढ़ने के साथ अब पावर टैरिफ तय करने में सरकार की भूमिका सीमित होती चली जाएगी। अभी तक सरकारी कंपनियां एनटीपीसी, एनएचपीसी और जो सरकारी पावर प्लांट थे और कुछ स्टेट्स के जो अपने प्लांट थे वो बड़ा पावर प्रोडक्शन करते थे। रिन्यूएबल एनर्जी और मेन थर्मल एनर्जी में अब
पूरी तरह निजी कंपनियां बाजार में बड़ा हिस्सा ले रही हैं और इसलिए सब्सिडी ख़त्म करना, टैरिफ निर्धारित करने में राजनीति करना, ये सारी संभावनाएं अब सीमित होती चली जाएंगी क्योंकि निजी कंपनियों को उनके निवेश पर बेहतर रिटर्न देने होंगे क्योंकि उनके प्रोजेक्ट बैंक से फिनांस्ड हैं और ऐसी स्थिति में आने वाले समय में बिजली दरों में लगातार बढ़ोतरी की संभावना बनती दिख रही है। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे किसी नए संस्करण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये तंबो दीवार है, वैसा ही रंगो